हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 जो कि काव्यखंड का चैप्टर है और जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो चैप्टर पर जाने से पहले जो लेखक है, जो कवि हैं, उसके बारे में जो है जान लीजिए, क्योंकि इससे भी परिचय से भी बहुत प्रश्न आते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पार्ट में छोटे बच्चे को, मतलब विनोद कुमार जी जिस एरिया में रह रहे हैं, भिलाई में रहते हैं, तो उस एरिया में मतलब लोहे का खाद्यान्न है, लोहे का काम होता है। तो वो उनके चारों ओर लोहा ही लोहा है। तो वो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को कंधे पे लेकर जब घूमने के लिए जाते हैं तो बच्चा अपने पिता से कह उठता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया। मतलब क्या कि मैं अपने पिता से बड़ा हो गया। अक्सर बच्चे ऐसा कहते हैं ना जी। बच्चे को कंधे पे ले लो और घुमाओ तो बच्चा नहीं कहता है कि मैं आपसे भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बच्चा कहता है कि मैं आपसे बड़ा हो गया। तो ये सुनकर कवि जो है बहुत खुश होते हैं और साथ में वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को जो है जानकारी दें कि लोहा कहाँ कहाँ है, और अनेक नामों के माध्यम से उनको लोहे की पहचान करवाने की कोशिश करते हैं। कवि जो है अपने बच्चे को कभी जो है विनोद जी करवाते हैं, तो कभी उनकी पत्नी करवाती है। यानी जो बाहरी परिवेश होता है उसकी जानकारी कवि महोदय देते हैं। जो अंदर यानी घरेलू जो होता है, घर में भी लोहे का कई सारा सामान होता है, तो उसकी माँ जो है उसको बच्चे को ज्ञान देने की कोशिश करती है, मतलब सिखाने की कोशिश करती है कि लोहे का सामान कहाँ कहाँ है। इसका दो रूप, लोहे को दो रूप में जो है दो प्रतीकात्मक रूप जो है दिया गया है, जिसमें पहला है यानी दो प्रतीकार्थ रूप में पहला हो गया आपको मेहनत कश पुरुष लोग जो मेहनत करते हैं, और दूसरा हो गया दबी सताई औरतें यानी स्त्रियां। अब क्या है पुरुष और क्या है स्त्रियों की कहानी, और क्या है बच्चा जो किस तरह लोहा पहचानते हैं, वो आप इसमें जानेंगे। तो पहले आप कवि का जो है परिचय जान लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल, जिसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी, और जन्म स्थान था राजनांदगांव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जानते हैं ना, रायपुर छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और निवास इनका मूल था आपको कहा, रायपुर छत्तीसगढ़। आगे है वृत्ति, यानी इनकी वृत्ति क्या थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उसके बाद निराला सृजनपीठ में जो है जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। मतलब साहित्यकार के रूप में रहे, वो भी किस तरह, अतिथि की तरह। मतलब क्या कि कुछ दिनों तक वहां रहे साहित्यकार के रूप में। उन्होंने साहित्यों का सृजन किया और वो करने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। क्लियर है यहाँ तक। आगे है सम्मान। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, यानी विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किन किन पुरस्कार से किया गया है, तो इसमें है आपको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, जो कि आपको कब उनको प्राप्त हुआ था, 1992 ईस्वी में। उसके बाद है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, जो प्राप्त हुआ था 1997। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1999 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। आगे कहता है कृतियां। अब कृतियां मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए, कृतियां में पहला कविता संग्रह है इनका लगभग जय हिंद, ठीक है, लगभग जय हिंद, पहचान सीरीज के अंतर्गत, यानी पहचान सीरीज के द्वारा, ठीक है, पहचान सीरीज के अंतर्गत 1900 कितना है जी, 71 है, 1971 में प्रकाशित, क्या प्रकाशित हुआ था, लगभग जय हिंद। उसके बाद जो है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। बहुत बड़ा शीर्षक है भाई, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। जो आपको कब जो है प्रकाशित हुआ था, 1981 ईस्वी में। उसके बाद है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, जो 1992 ईस्वी। उसके बाद है अतिरिक्त नहीं, जो 2001 ईस्वी। सभी कविता संकलन, यानी ये सारे के सारे कविता संकलन। नौकर की कमीज, ठीक है, नौकर की कमीज, ये सब याद रखना पड़ेगा। नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेंगे। उसके बाद है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये रचना का नाम है। उसके बाद है सभी उपन्यास, मतलब ये सारे के सारे क्या, उपन्यास। कहता है कि पेड़ पर कमरा महाविद्यालय कहानी संग्रह, पेड़ पर
कमरा, उसके बाद महाविद्यालय जो कि क्या है, कहानी संग्रह। आगे है विशेष। अब विशेष में देखिए क्या क्या है। उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है इन्होंने, कई भारतीय भाषाओं में विनोद जी ने अनुवाद किया है उपन्यासों का। इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी, ठीक है। संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है, ठीक है। यानी पेड़ पर कमरा जो कि एक क्या है, कहानी है, तो कहता है उसका अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण, यानी नौकर की कमीज जो उपन्यास है इस पर जो है किसके द्वारा, मणि कौल के द्वारा जो है फिल्म का निर्माण किया गया है, मतलब फिल्म भी बना है। जैसे कि एक और पिछले चैप्टर में कोई ऐसा था चैप्टर जिसपे फिल्म बना था, उसने कहा था फिल्म बना है, जो गुलेरी जी की रचना है ना, उस पे भी फिल्म बना है, देख लीजिए। अब आगे है, आगे कहता है कि 20वीं शती के 7वें 8वें दशक में, 20वीं शती के किस दशक में, 7वें 8वें दशक में किसके रूप में, कवि के रूप में इन्होंने तो कविता भी लिखी, उसके बाद कहानियां भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, लेकिन पहचान इनकी किसके रूप में हुई, कवि के रूप में। कहता है कि कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी एक कहानियां भी सामने आई, धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, यानी धारा प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। उसके बाद कहता है अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जनों का ध्यान आकृष्ट किया। सुधी जन मतलब पाठकों का ध्यान अपनी ओर क्या कर लिया, आकृष्ट कर लिया, मतलब रचना कुछ ऐसी थी। आगे कहता है कि अपनी रचनाओं में अपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु विशेषता निरायास और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी रचनाएं इतनी न्यारी थी, मतलब इतने सरल ढंग से, सहज ढंग से इन्होंने रचना किया था कि जैसे कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई थोपा हुआ चैप्टर है। यानी कि होता है ना कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, मथा दुखने लगता है, कोई ऐसा चैप्टर होता है, कोई कहानी निबंध या कुछ ऐसा होता है जो मजा ही नहीं आता है। तो यहाँ पे कहता है कहीं से नहीं लग रहा था कि ये जो है ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। कहता है कि यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी। कहता है और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी, तब से लेकर आज तक। कहता है वह अद्वितीय मतलब जो उसके समान कोई दूसरा ना हो। कहता है मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, ठीक है, यानी विनोद जी की कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, आवयविक कथा और सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। यानी इतनी सरल है कि नकल कोई कर नहीं सकता। कहता है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। आगे कहता है कि कविता और कथा दोनों ही विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। यानी जो चाहा कि हम विनोद जी की रचनाओं से कुछ नकल कर ले, वो मुंह के बल जो है जा गिरे। यानी मुंह के बल जा गिरे मतलब क्या, उनसे कुछ हुआ नहीं, किए लेकिन उसमें असफल हो गए। आगे कहता है विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं। क्या है, कवि और कथाकार हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है, मतलब दोनों ही विधाओं में ये एकदम निपुण है, पारंगत है और प्रसिद्धि भी इनको प्राप्त है। आगे कहता है पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। कितने, 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। कहता है इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती को तोड़ी। यानी ये जो उपन्यास, इनका जो 3 उपन्यास प्रकाशित हुआ, वो कहता है हिंदी के जितने सारे उपन्यास थे और भी राइटर सब रचे हुए थे, उसकी जड़ता को और सुस्ती को, यानी उसमें कुछ सुस्तीपन था ना, कि मजा नहीं आ रहा था पाठकों को, मतलब वो आ गया था, आलस्य आ गया था, सुस्ती आ गया था। मतलब इसका मतलब क्या, कोई ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें थे ही नहीं। तो कहता है सुस्ती जो आ गई थी, तो उसको इनकी 3 उपन्यास जो है क्या कर दी, उस सुस्ती को तोड़ दिया। अब आगे कहता है कि कथा, भाषा और तकनीक को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के सामान्य निम्न मध्य वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें कहते हैं कि अद्भुत जीवट, जीवनानुराग, उसके बाद कहते हैं संबंध बोध और सौंदर्य चेतना, यानी सौंदर्य भी देखने को मिला, किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यत्न साध्य, यानी जितना यत्न करेंगे
उतना ही अच्छा काम होता है। तथा यत्न साध्य और हीरोइक्स से परे इतने स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण का अविच्छिन्न अंग हो। जैसे लग रहा है कि परिवेश और वातावरण का कोई अंग हो, है ना। कहता है अविच्छिन्न अंग हो। कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान, कविता और कथा दोनों में मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होता है। मतलब जिस लय में शुरू होती है उसी लय में खत्म भी होती है। आगे जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको, अभी आप पढ़ेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सरल जो है, मतलब कितनी सरल भाषा में ये रचना किए हैं। थोड़ा भी कठिन नहीं लगता है, जैसे लगेगा आम जो हम आप जो चीज देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वही चीज इसमें रहता है। अब आगे कहता है कि रोजमर्रे के समान व्यवहृत एक हद तक घिसे पिटे शब्दों में उनका समूचा साहित्य लिखा गया है। घिसे पिटे शब्द मतलब जो शब्द बार बार बोला जाता है। कहता है कि साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत नहीं, मतलब कभी भी उनको डिक्शनरी देखने की जरूरत, शब्दार्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पीछे और भी कविता आपने पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा तो शब्दार्थ देखना पड़ा था कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन कहता है इनमें जो है इनकी रचनाओं में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहता है कि ऐसी भाषा है उनकी, पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। यानी कहीं से भी आपको जरा सा भी बोर फील नहीं, मतलब आप होंगे जरा सा भी नहीं लगेगा कि हम पढ़ते पढ़ते उब गए। कहता है विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हुए किंतु सबसे कम विवेचित लेखक है। इतना लोग पढ़ते हैं इनकी रचनाओं को, फिर भी सबसे कम विवेचित लेखक हैं, सबसे कम विवेचना होती है। ठीक है। अब कहता है कि निश्चय ही यह भी उनकी अद्वितीयता और मौलिकता का एक सबूत है। कहता है कि प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी संपृक्ति किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा की मोहताज नहीं है। आगे कहता है उनकी संपृक्ति, उनका लगाव पुराने महान कवियों, लेखकों सरीखी है। आगे कहता है कि आज के समय में वे भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। और आगे कहता है कि यहाँ उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, कितना बड़ा नाम है देख लो, ये एगो नाम है शीर्षक का। कहता है कि उन्हीं का एक कविता संकलन है जिसका नाम क्या है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। कहता है से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। कहता है कि कविता ऊपर कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है। कविता का नायक जो भिलाई, कविता का जो मेन नायक है, कहता है कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में भिलाई जगह का नाम पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मतलब अपनी बच्ची से वो पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि अगल बगल में कहाँ कहाँ लोहा है। कहता है कि लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थता ग्रहण कर लेता है। कहता है ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है, वह हमारा आधार है। यानी लोहा हमारा आधार है। वो कैसे है, कैसे घुला मिला है, वो तो आप कविता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आगे है, कहता है कि दुनिया जगत जगत कुएं का। जगत समझते हैं, बताइए कोई? कुआं के चारों ओर जो चबूतरा बना हुआ होता है ना, उसको कहा जाता है जगत। जिसको अपना लोग कल पे क्या कहते हैं, चबूतरा कहते हैं ना जी। अरे कल पे जाते हैं पानी भरने तो चारों साइड से जो वो बना हुआ होता है पक्का का, है ना, जिसपे हम नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, बहुत काम करते हैं उसको। तो कुएं का भी जो वो पक्का होता है किनारा, उसको कहा जाता है जगत। तो कहता है कि दुनिया जगत जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। आगे कहता है कि आवाज नहीं दी मैंने उसको, किसको? बच्चे को आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो। यानी अगर बच्चे को आवाज नहीं दी, कहते हैं कि मैंने अगर उसको आवाज नहीं दी तो चौंक कर कुएं के अंदर अगर गिर जाता तो तब क्या होता?
तो इसलिए कहता है कि दुनिया जगत आ जगत कुएं का। अब आगे कह रहा है, कहता है कि चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको। किसको? बच्चे को। कहता है बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप, बहुत धीरे धीरे चला। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतना धीरे चला कि मैंने बच्चे को उस कुएं में गिरने से क्या कर लिया? बचा लिया। ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा जो है रचा गया पंक्ति है। आइए इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे कि कवि महोदय जो है जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रहते हैं, जहां उनका घर है वो भिलाई गांव है और वहां पे अगल बगल में लोहे का खाद्यान्न है। तो वो अपने बच्चे को कंधे पर घुमाकर लोहे को मतलब पहचान करवाते हैं कि बताओ ये जो है क्या है। मतलब अनेक अनेक रूपों, अनेक अनेक नामों के सहारे बच्चे को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, कभी खुद तो कभी उनकी पत्नी। तो आइए आप विस्तार रूप से इस कविता में जानेंगे। तो आपका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को, और जिसके रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा। कंधे पर बैठा मतलब कंधे पर बिठाया है। किसने? विनोद कुमार शुक्ल यानी कवि ने। कहता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। अब यहाँ पे बच्चे को जब आप देखते होंगे, हमारे माहौल में भी क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे को आप कभी होता है कि चलो बाबू तुमको हम घुमा देते हैं, तो गोदी में लिए लिए हाथ थक जाता है, या फिर नहीं तो बच्चा जिद करेगा नहीं मुझे कंधे पे बिठाओ, तो क्या करते हैं? कंधे पर बिठाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को घुमाते हैं। तो बच्चा को क्या लगता है कि हम तो इससे भी क्या हो गए? बड़े। तो वो क्या कहता है कि दादा हम तो आपसे भी बड़े हो गए, है ना। या भैया रहेगा, चाचा रहेंगे, कोई भी रहेंगे, तो क्या कहेगा? हम तो आपसे भी बड़े हो गए। तो यहाँ पे कहता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। मतलब बच्चा कह रहा है कि मैं दादा से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और यह सुनकर जो है कवि बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। आगे कहता है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा। अब कवि मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। मैंने पहले ही बतलाया था कि इसमें लोहे की पहचान करवाने की बात की गई है। तो कहता है कि कहाँ कहाँ लोहा है। कवि जो है लोहे को प्रतीकात्मक रूप देते हैं। जो प्रतीकार्थ रूप है इनका कितना है? 2। पहला है आपको जिसमें मेहनत कश पुरुष की चर्चा की गई है, दूसरा है कि जिसमें दबी सताई महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो चलिए आगे जानेंगे। तो पहले यहाँ पे ये समझिए कि कहता है कि कहाँ कहाँ लोहा है। ये प्रश्न किससे किया गया है? छोटे बच्चे से। कहता है कि चिमटा, करकुल, सिगरी, सारा घर का सामान है। सारा अगल बगल जो काम चल रहा होता है, जहाँ जिस खाद्यान्न में काम हो रहा होता है, तो वहां पे वो चीज सब रखा हुआ होता है। कई चीज घर में भी होते हैं। तो कहता है यहाँ पे कवि कहते हैं कि चिमटा समझते हो ना? चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धसा। ये सारा का सारा चीज हम आप देखते हैं ना जी। आपको चिमटा हो गया जिससे कोई पकड़ते हैं, करकुल हो गया, करकुल जो हो जी, और उसके बाद सिगरी हो गया जो वो जिसे हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए फड़की उड़की है, उसको जब हम सेट करते हैं तो उसमें सिगरी लगा के ताला मार देते हैं। उसके बाद हो गया समसी यानी सरसी, यानी जिसको अपना लोग गज करते हैं। उसके बाद दरवाजे की सांकल, वो जो लगाने वाला होता है, जिसे खोलते हैं लगाते हैं। कहता है दरवाजे की सांकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धसा, वह बोलेगी झटपट। मतलब कभी ये सोच रहे हैं कि जो ही हम उससे पूछेंगे कि बच्चा बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, तो फटाफट वो मुझे दिखा देगी कि देखो पापा यहाँ पे चिमटा है, करकुल है, सिगरी है, समसी है। मतलब जितने सारे सामान होंगे वो हमको क्या करेगी? झटपट बता देगी। ऐसा वो कल्पना करते हैं। कौन करते हैं? लेखक, कवि महोदय। आगे कहते हैं कि रुककर वह फिर याद करेगी। कौन याद करेगी? उनकी बच्ची, कि एक तार लोहे का लंबा। तार भी आंगन में होता है, कपड़ा उपड़ा पसारने के लिए आंगन में, दरवाजे पे या फिर छत पे। तो यहाँ पे कहता है कि एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर। किसके खंभों पर? लकड़ी के 2 खंभों पर। कहता है तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। यानी किसी का कुछ नजर नहीं आया, भैया की चड्डी। यानी वो दिखाएगी कि उस देखो वहां पे भैया का कपड़ा पसरा हुआ है, और वो जो तार है वो भी तो पप्पा लोहे का है। यानी वो अपने बाबा से कहेगी कि बाबा वो भी तो लोहे का है। आगे कहता है कि फिर एक सेफ्टी पिन जो यूज करती होंगी उनकी मम्मी, है ना। साइकिल पूरी की पूरी, यानी बच्ची कहेगी कि देख लो पापा जी, देख लो बाबा जी,
साइकिल पूरी की पूरी जो कि किस चीज की बनी है, लोहे की बनी है। आगे कह रहा है कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। कौन ध्यान करेगी? नन्ही बच्ची ध्यान करेगी और सोचेगी कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह। जो बच्चे जितने दुबले पतले होते हैं ना, उसके देह में उतनी फुर्ती होती है। यहाँ पे कहता है कि आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, यानी आसपास ध्यान करके वो बच्ची क्या करेगी, सोचेगी। दुबली पतली यानी बच्ची तो है दुबली पतली, कहता है कि हरकत में लेकिन उसकी क्या है, तेजी है। दुबले पतले बच्चे हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी आदमी हो, शरीर में फुर्ती तो रहती है, जो बात है। कहता है कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, यानी फटाफट दौड़ के यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाएगी और फटाफट पहचान कर हमको बताएगी कि बाबा देखिए ये सारे के सारे क्या है, लोहे हैं। अब कहता है कि मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। किसको? बिटिया को। कहते हैं कि फावड़ा कुदाली, उसके बाद कहते हैं टंगिया, बसुला खुरपी, पास खड़ी है बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। चक्के का जो पट्टा होता है वो भी लोहे का होता है। कहता है कि बैलों के गले में कांसे की घंटी, बैल के गले में भी जो घंटी होता है वो किस चीज का होता है, लोहे का। अब कहता है कि घंटी के अंदर लोहे की गोली, सॉरी कांसे की जो घंटी होती है ना, उसके अंदर जो लोहे की गोली होती है जो टन 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 आवाज करती है। तो कहता है यहाँ पे कि कांसे की घंटी के अंदर लोहे की जो गोली होती है ना, वो भी मेरी बच्ची मुझे क्या करेगी, दिखाएगी। मतलब कभी ये सब सोच कर बहुत खुश होते हैं कि ये सब मेरी बिटिया मुझे दिखाएगी। आगे कहते हैं कि पत्नी याद दिलाएगी, यानी जो बाहरी परिवेश में जो बाहर जितना कुछ था वो तो कभी महोदय अपने बच्चे से जो है पूछताछ कर लेते हैं, जानकारी दे देते हैं कि ये है। अब वो सोच रहे हैं कि अब वो पत्नी की बारी, कि घर के अंदर का जो भी सामान है, जो भी कुछ है ना, वो उससे भी बच्चों को थोड़ा सा अवगत कराए, कि ताकि बच्चों को जानकारी हो कि घरेलू चीजों में कौन कौन सा चीज है और उसका नाम क्या क्या है। कहता है पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। किसको? बिटिया को। कहते हैं कि बाल्टी जो हमारे घर में होते हैं प्रयोग करने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो कहता है कि बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री। कुआं में घिर्री होता है ना, इसे जो खींचते हैं रस्सी जिसमें ऐसे लपटा सा रहता है, वो जो घिर्री होता है। तो कहता है सामने कुएं में लगी घिर्री। ठीक है। आगे कहता है कि छत्ते की कारी डंडी, छत्ता जो होता है उसकी जो डंडी होती है जो हम लोग पकड़ते हैं वो भी लोहे की बनी हुई होती है। तो कहते हैं छत्ते की कारी डंडी और घमेला हसिया चाकू और भिलाई बला डिला, यानी भिलाई और बला डिला जगह जगह लोहे के टीले, यानी जो भिलाई जगह है, बला डिला स्थान है, कहता है उस स्थान पे जगह जगह लोहे के क्या है, टीले हैं। तो मेरी बच्ची मुझे उस टीले को दिखाएगी कि बाबा, मतलब देख लो, मतलब उस क्षेत्र में बाबा ही बोला जाता है पापा को, तो वो मुझे दिखाएगी कि बाबा देखो यहाँ पे ये टीला भी है, वह किस चीज का है, लोहे का है। आगे कहता है इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर, कैसे सोचकर, धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। यानी कभी अब कहते हैं कि जब बच्ची को दिखाने से जब इनका लग गया, अब संतुष्ट हो गए, तो अब ये कह रहे हैं कि अब एक साथ सबको, यानी पत्नी बच्चे हम सबको मिलके ढूंढेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है। आगे कहता है कि इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना तक, कहता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। अब देख लीजिए, हमने पहले ही बता दिया था आपको कि प्रतीकात्मक रूप जो है उन्होंने दिया है, दिखलाया है, और प्रतीकार्थ रूप में जो है इनको दो चीज दिखाई दिए हैं। पहला पुरुष, वो पुरुष जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, और वो स्त्रियां जो दबी सताई है, और जो दबी सताई है वही जो है लोहे का काम करती है, लोहे के खाद्यान्नों में काम करती है। अरे जिन औरत को सब कुछ सुविधा हो, पति खिलाने वाला हो, बेटा कमाने वाला हो, तो वो कहीं जाती है क्या? और जिनका पति नहीं है, घर में कोई पुरुष नहीं है कि उनको कमा के दे, तो वो क्या करती है, मजबूरी में उसको उस जगह पे जाके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि महोदय यानी विनोद कुमार जी जहाँ रहते हैं वहाँ लोहे का खाद्यान्न है, तो वो वहाँ देखते हैं कि कई सारी स्त्रियां हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुष के साथ स्त्रियां भी है जो लोहे के उस खाद्यान्न में काम कर रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष ही लोहा नहीं है, स्त्रियां भी लोहे है, जो लोहा है, जो उस लोहे के खाद्यान्न में इतना कठिन काम, इतना कठिन मेहनत जो है क्या करती है, करने पे विवश है, उनकी मजबूरी है। तो वो कहते हैं
कहते हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश, वो सबके सब क्या है, लोहा है। यानी जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत कश आदमी है, पुरुष हैं, सारे के सारे सबको इन्होंने लोहा कहा है। यानी वो किसी से लोहे से कम नहीं है। मतलब क्या, लोहा जिस तरह कठोर होता है ना, तो उसी तरह व्यक्ति में भी सहनशीलता जो आती है तो वह भी लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। कोई उसको डिगा नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उस लोहे के जैसे मनुष्य को तोड़ नहीं सकता। मन उनका इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। यानी वो मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, खुशी पूर्वक रह लेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी के आगे दबेंगे नहीं। अब आगे देखिए, कहता है कि हर वो औरत दबी सताई, देख लो, दबी सताई, कहता है बोझ उठाने वाली लोहा। हर औरत जो दबी सताई है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी के द्वारा दबी है, सताई है, शोषित हो रही है, कहता है बोझ उठा रही है, वो सारे के सारे उन स्त्रियों को कवि महोदय ने क्या कहा है, लोहा कहा है। वो लोहा है, किसी लोहे से कम नहीं, मतलब वो कमजोर नहीं है, वो अबला नहीं है, वो लोहा है। क्योंकि वह संघर्ष करती है, वो काम करती है, ऐसा काम करती है जिस काम को पुरुष कर रहा है उस काम को वो औरत होके कर रही है। जबकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का शरीर क्या होता है, कमजोर होता है, फिर भी वो उस काम को क्या कर रही है, कर रही है। तो यहाँ पे कहता है कि बोझ उठाने वाली लोहा है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से, कवि कहते हैं कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। यानी अब बच्चा ऊंचा हो जाएगा। कहते हैं कि लड़की का हो दूल्हा प्यारा। अब कहते हैं कि लड़का ऊंचे, मेरे कंधे से क्या हो, ऊंचा हो, और लड़की का हो दूल्हा प्यारा। कितना कल्पना क्या क्या करने लगे कवि महोदय। कहते हैं उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, जितने सारे आदमी हैं सभी के सभी मेहनत कश हैं, लोहा हैं। कहते हैं हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। यानी जितनी सारी औरतें दबी सताई है, बोझ उठाने वाली है, सबके सब सारी की सारी स्त्रियां क्या है, लोहा है। आ गया समझ, आई समझ में? चलिए, तो मुझे विश्वास है आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। समझते हैं तो कम से कम लाइक करा कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगला वीडियो यानी अगला क्लास में जो है, अगला वीडियो अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।